हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर। वेलकम टू अभिपीडिया। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बायोलॉजी का सेशन, प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमसीक्यू की एक सीरीज चल रही है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर। ठीक है, ओके। तो ये बायोलॉजी का ही सेशन चल रहा है, ठीक है। और ये हमारी फोर्थ यहाँ पे हमारी वीडियो है, ठीक है। ओके, मूव टू फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए आप। द टर्म सेल वाज गिवन बाय हु। सेल की जो टर्म है ये किसने दी थी, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बताया। तो ऑप्शन होगा ए, दैट इज रॉबर्ट हुक इन 1665। क्या किया उन्होंने, उन्होंने क्या किया, कॉर्क के अंदर जब उन्होंने वुडन कॉर्क ली, तो उसके अंदर उन्होंने जब उसको सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जब उन्होंने देखा, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उनको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आया, कुछ इस टाइप। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एक एक स्ट्रक्चर है, इसको उन्होंने नाम दिया सेल का। ठीक है, जो इम्प्रिजनमेंट होती है ना, इम्प्रिजन जो होता है उसमें क्या होता है, किसी भी उसको मतलब उसको जिसने भी क्राइम किया होता है उसको सेल में रखा जाता है। ठीक है, ओके ओके। तो अभी मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम डाइव करते हैं। तो प्लीज अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। पॉज लीजिए वीडियो के अंदर एंड देन अटेम्प्ट इट। हाँ जी, देखिए, द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर व्हाट। जो सेल जो वर्ड है वो किस पे हम अप्लाई नहीं करते, एल्गी पे, बैक्टीरिया पे, वायरस पे या फंगी पे। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी, बैक्टीरिया। आंसर क्या हो हमारा, सी, बैक्टीरिया। ठीक है, सॉरी वायरस, सॉरी वायरस। ठीक है, वायरस क्यों वायरस, क्योंकि वायरस जो है वो ना तो लिविंग है, नॉट अ लिविंग सेल, और यू कांट से कि इट इज ए नॉन लिविंग सेल। वाई, बिकॉज जो वायरस है, अगर मान लो वो इस तरीके से इस सरफेस पे पड़ा हुआ है, मान लो वो इस सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या नहीं है, यहाँ पे वो ग्रो नहीं कर रहे। ठीक है, वो ऐसे डोरमेंट स्टेज में पड़ा हुआ है। और अगर मान लो वही वायरस थ्रू इनहेलिंग प्रोसेस मेरे अंदर चला जाए, तो वो क्या करना शुरू कर देगा, ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मतलब नॉन लिविंग थिंग के ऊपर वो ग्रो नहीं कर रहे, बट मेरे अंदर जाते सार क्या हो जाएगा, वो मेरे अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, मतलब वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। कैसे करेगा, मेरी ही बॉडी की सेल्स को हाईजेक करके। हाईजेक वर्ड समझते हो ना आप, कि मेरे ही सेल के मैकेनिज्म को यूज करके वो क्या करेगा, ग्रो करना शुरू कर देगा। इट मीन्स वो क्या करना शुरू कर देगा, रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। मतलब वो अपना डीएनए बनाएगा और आरएनए बनाएगा और उसकी कॉपीज बनानी शुरू कर देगा, और मेरे अंदर वायरल इंफेक्शन को कॉज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर व्हाट, वायरस के लिए। क्योंकि सेल है क्या, सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब है कि कोई ऐसी लिविंग थिंग जो अपने बहुत सारे फंक्शंस जो है वो उसको इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रही है। ठीक है, एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। ठीक है, जो ग्रो भी कर सकती है, डिवाइड भी कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। बट वायरस के केस में ऐसा नहीं है, अगर वो बाहर पड़ा हुआ है तो वो ग्रो नहीं कर रहा है, वो डोरमेंट स्टेट में रहता है। ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए किसी होस्ट सेल की जरूरत है, किसी होस्ट बॉडी की जरूरत है, किसको, वायरस को। ठीक है, सो दैट्स वाई ये सेल की डेफिनेशन में फिट नहीं होता। कौन नहीं फिट होता, वायरस। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3। पॉज लीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट। प्लांट सेल जो है वो किससे बनी होती है,
तो किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है क्या? सेलुलोज से, लिपिड से, स्टार्च से। तो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारा, सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय सेलुलोज। ठीक है, और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है? इसका आंसर करोगे आप खुद। ठीक है, ये आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेल मेम्ब्रेन हमारी किस चीज से बनी होती है, विच टाइप ऑफ मटेरियल दैट फॉर्म आवर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो प्लीज आंसर इट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। व्हाई? बिकॉज, क्यों? क्यों है सुसाइडल बॉम्ब्स बैग्स? क्यों बोलते हैं हम लाइसोसोम ऑर्गेनेली को? बताइए। हाँ जी, डन है। तो देखते हैं लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम हमारी सेल के अंदर एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, दिस इज अवर सेल। ठीक है, इसके अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम सुसाइडल बॉम्ब्स बोलते हैं, बैग्स भी बोलते हैं इवन। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारी कैटालिटिक एक्टिविटीज होती है। कैटालिटिक एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर सकता है? एंजाइम्स। एंजाइम्स ही होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक टाइप का केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं? बहुत सारा कैटालिटिक, मतलब हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको क्या कर देते हैं? फास्ट कर देते हैं। ठीक है, का आंसर होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, कैटालिटिक नहीं, हाइड्रोलिटिक। ठीक है, हाइड्रोलिटिक। ओके, तो क्या है? सुसाइडल बॉम्ब बैग्स जो है, लाइसोसोम्स जो है, वो क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर? वो उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? हमारी बहुत सारे, जैसे मान लो कोई वेस्ट है तो उसको क्या कर जाते हैं? वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, मतलब उसको कंज्यूम कर देंगे और सेल को वेस्ट फ्री बना देते हैं। या फिर क्या है कि अगर मान लो सेल के अंदर बहुत सारा क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, सेल डैमेज हो गई, तो जो लाइसोसोम ऑर्गेनली ना वो फट जाती है। फट कर उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स है वो सब बाहर आ जाएंगे और क्या करेंगे? हमारी सेल को खत्म कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करेंगे? हमारी सेल को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तोड़ देंगे, उसको कंज्यूम करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, मतलब उसको किल करने में हेल्प करेंगे। मतलब सेल जो है वो खुद ही सुसाइड कर लेती है अपनी एक ऑर्गेनली को बस्ट करके। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनली ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसके फटने से हमारी डेथ हो जाए, जो खुद ही फट जाए। कि अगर मान लो हमें इन्फेक्शन हो गया तो वो ऑर्गन खुद ही क्या कर जाए? बस्ट हो जाए और हमारी बॉडी को क्या कर दे? खत्म कर दे, किल कर दे। ठीक है, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, बट सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर जो ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है दैट वी कॉल्ड लाइसोसोम्स, जो जिसको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। वाई? क्योंकि वो सेल को एक तरीके में सेल सुसाइड करवा देते खुद ही, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? सेल को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं सेल को। ठीक है, और सेल जो भी डैमेज सेल है वो हमारी बॉडी से क्या हो जाती है? एलिमिनेट हो जाती है। यही मेन फंक्शन होता है किसका? लाइसोसोम्स का। ठीक है, तो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, डन है। तो पढ़ते हैं, द बेसिक शेप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स इंक्लूडिंग और बट विच ऑफ द फॉलो। ठीक है,
तो बेसिक शेप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स जो सब में प्रेजेंट होते हैं, बट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन स्टूडेंट आई थिंक सो कि थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट जो है ना वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट नहीं आई है एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी मिस हो गई है, हो सकता है पीपीटी के अंदर मिस होगी, कोई बात नहीं। तो आप 5th क्वेश्चन को लीव कर दीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 5th अटेम्प्ट मत कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आई, ठीक है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे, ठीक है, जब हम मैराथन सीरीज लेंगे तो उसमें हम 5th नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ एपिथेलियम दैट इज फाउंड इन लाइनिंग इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कंपार्टमेंट्स ब्लड वेसल्स लंग्स आर व्हाट, कौन सी ऐसी एपिथेलियम लेयर प्रेजेंट होती है जो हमारी ब्लड वेसल्स या फिर लंग्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अभी इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर का मतलब होता है कि पतली सी स्किन की लेयर, ठीक है, जैसे ये देखो हमारी स्किन देखो बहुत ही पतली सी लेयर है ना हमारी बॉडी के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल लेयर, ठीक है, जो एक्ट करती है एज ए बैरियर का फॉर द पैथोजेंस, कोई भी चीज को अंदर नहीं जाने देती है हमारी बॉडी के। सेम चीज ऐसी ही लेयर हमारी बाकी इंटरनल जो हमारी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी प्रेजेंट होती है। एपिथेलियल लेयर क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए, राइट। और बहुत सारा जैसे हमारे ब्लड वेसल्स, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स हैं, तो कल जैसे हमने कल वाले लेक्चर में किया था, तो फूड की एब्जॉर्प्शन होती है किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इट मीन्स जो ये हमारी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब ये जो ब्लड वेसल की ये वाली लेयर है, क्वेश्चन ये पूछा कि ये किस चीज की बनी हुई है, कौन सा टाइप है एपिथेलियम सेल का इसके अंदर जिससे वो बनी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सिंपल स्क्यूमस, सिंपल स्क्यूम। अभी ये कैसी होती है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में, मैंने एक स्लाइड रखी है यहाँ पे इसको समझाने के लिए। एपिथेलियल टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते 4 तरीके के मेनली एपिथेलियल टिश्यूज। फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल स्क्यूमस, एंड दिस वन इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस, एंड दिस वन इज द सिंपलर कॉलमनर शेप, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये इस तरीके की एक लेयर है, किसकी, एपिथेलियल लेयर है हमारी, ठीक है, जिसमें कुछ सेल जो है वो कुछ इस शेप के हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट सेल्स हैं, टिश्यूज प्रेजेंट है। इसमें क्या है, क्यूबोइडल की एक पूरी पूरी लेयर बनी हुई है, एक के ऊपर 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 ऐसी कुछ, ठीक है। अच्छा, आप अपनी स्किन, मान लो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ी सी चोट लग जाए, तो कभी कभी आप देखते हो कि स्किन की अपर लेयर उतर गई, बट उसके नीचे भी एक लेयर है स्किन की, ठीक है, जैसे मैं इसे रब कर दूं तो ये ऐसे, मतलब ठीक है ऊपर वाली लेयर निकल जाएगी, बट नीचे इसके एक लेयर और होगी स्किन की। वाई, क्योंकि जो एपिथेलियल लेयर है ना उसकी काफी सारी सेवरल लेयर्स बनी हुई हैं फॉर द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, ठीक है, कि अगर मान लो एक लेयर उतर भी गई तो बाकी नीचे वाली लेयर्स क्या करेंगी, हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो स्किन के अंदर क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस होते हैं, मतलब एक लेयर के ऊपर कुछ काफी सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है स्किन के अंदर, ठीक है। स्क्यूमस टाइप का जो लेयर प्रेजेंट होती है ये होती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, सिंपल स्क्यूमस। अभी हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, बैक टू अवर क्वेश्चन। वो कहाँ पे होती है, मेनली ब्लड वेसल्स या लंग्स में। क्यों प्रेजेंट होती है इतनी पतली लेयर, जैसे कि हमने इसमें बी वाले ऑप्शन में देखा कि बहुत ही पतली सी लेयर है फ्लैट टिश्यू की, ठीक है। क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि ब्लड वेसल हो गया, लंग्स हो गया, इनका मेन काम क्या है, डिफ्यूजन करवाना, डिफ्यूजन करवाना। डिफ्यूजन इन द सेंस कि जैसे मान लो दिस इज ब्लड वेसल, ठीक है, आर्टरी है, अभी इसमें ऑक्सीजन को एंटर करना है, ठीक है। अगर ये लेयर बहुत ज्यादा मोटी होगी, जस्ट लाइक अ स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस की तरह, कि एक लेयर के ऊपर लेयर है जैसे हमारी स्किन है, तो गैस जो है, जो हमारी O2 है, वो आसानी से अंदर एंटर नहीं कर पाएगी किसके, ब्लड वेसल के। सो दैट्स वाई ये वाली जो लेयर है ये काफी ज्यादा क्या होती है, पतली होती है, मतलब बिल्कुल एक फ्लैट स्क्यूमस टाइप के टिश्यू से बनी होती है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, सिंपल स्क्यूमस। आपको ना ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ब्लड वेसल की जगह पे कुछ और दिया होगा। अच्छा, उसके लिए क्या है कि आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली समझा रखा है पहले वाले लेक्चर्स के अंदर कि सिंपल स्क्यूमस टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन से ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये वाले जो है टिश्यू जो है वो हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। क्यूबोइडल वाले सिंपल कॉलमनर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्यूबोइडल टाइप जैसे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन, इंटेस्टाइन, ठीक है, ओवरीज, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, क्या क्या
ऐसा क्यों है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग एपिथेलियल लेयर है? क्योंकि अलग अलग हर एक ऑर्गन का अलग फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो जो भी उसके ऊपर लेयर होगी उसका एक अलग फंक्शन होगा, उस ऑर्गन को वो हेल्प करेगा। जैसे कि हमारा सिंपल स्क्यूमस हमने बात की कि वो डिफ्यूजन में हेल्प कर ले, इसलिए वो बहुत पतली सी लेयर है, सो दैट आसानी से ऑक्सीजन या फिर CO2 का क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके लंग्स वेसल्स और हमारी ब्लड वेसल के बीच में, ठीक है, क्लियर? ओके ओके, तो इसी के साथ हमारा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया था। हाँ जी, 6 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, तो अभी हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। प्लीज क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट 7 कीजिए। तो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी टिश्यू टाइप एक्सेप्ट वन। एक है जो प्राइमरी टिश्यू नहीं है, बाकी हमारे सारे प्राइमरी टिश्यू हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है इसके अंदर जो प्राइमरी टिश्यू नहीं है बॉडी के अंदर? तो कौन सा नहीं है? बोन टिश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि बोन टिश्यू इज द टाइप ऑफ, फर्दर वो टाइप है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है वो, किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। एंड कनेक्टिव टिश्यू इज द प्राइमरी टिश्यू, बॉन्ड टिश्यू इज द सेकेंडरी टिश्यू, क्योंकि वो उसी का टाइप है, किसका? कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी के अंदर कनेक्ट करते हैं, जैसे कि बोन्स हो गया, ठीक है, हमारा ब्लड है, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो पूरी बॉडी को क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर करना है आपको। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोन टिश्यू इज नॉट अ प्राइमरी टाइप टिश्यू टाइप एक्सेप्ट वन, ठीक है, ठीक है। कौन सा प्राइमरी नहीं है? तो बोन टिश्यू इज नॉट अ प्राइमरी टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कीजिए। सेल्स दैट स्टोर फैट। ऐसी सेल्स बताइए जो हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोर करती है, उन सेल्स को हम पर्टिकुलर, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पॉज लीजिए और अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। हाँ जी, सेल्स दैट स्टोर फैट्स आर कॉल्ड एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स जो है वो थोड़ी राउंड टाइप की होती है, जिनका मेन काम होता है फैट को स्टोर करना, ठीक है। मैंने आपको ये सेल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था कि जो सेल्स होती है उनका जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है, जिस तरीके का उनका काम है वैसा सा उनका शेप होगा। जैसे हमारा मसल सेल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। मसल्स को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, राइट। जैसे कि हमारी नर्व सेल्स, नर्व सेल्स क्या होती है? काफी ज्यादा लॉन्ग होती है। हमारी जो नर्व सेल्स होती है वो कैसी होती है? वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। क्यों? बहुत लॉन्ग लॉन्ग सेल्स होती है, क्यों? क्योंकि उनका काम है सिग्नल को सेंड करना। हमारी बॉडी के अंदर मान लो कहीं पे भी चोट लग जाती है, उसका सिग्नल हमारी ब्रेन में कहाँ कैसे पहुंच रहा है? ड्यू टू नर्व सेल, ड्यू टू नर्व सेल, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल की वजह से सिग्नल पहुंचता है। और अगर मान लो हमारी सेल जो है वो बहुत छोटी हो, तो ऑब्वियसली एक सेल से इंफॉर्मेशन दूसरे पे जाएगी, दूसरे से तीसरे में, तीसरे, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा टाइम लैप्स हो जाएगा, टाइम लैप्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बट अगर सेल्स बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी सेल्स है, ठीक है, एक सेल इतनी बड़ी लंबी है, फिर दूसरी सेल, तो बड़ी जल्दी इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरी सेल में क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। इसलिए नर्व सेल की लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है कंपेयर टू एडिपोज टिश्यू। अभी एडिपोज जो सेल है उसका क्या काम है? मेनली जो एडिपोज सेल है उसका काम है स्टोरेज करना। आपने देखा होगा ज्यादातर जितनी भी चीजें स्टोर करने वाली, चाहे फिर वो बॉक्स है, बेड, बैग है, वो हमेशा राउंड शेप के होते हैं। क्यों? क्योंकि राउंड शेप के अंदर आप चीजों को ज्यादा फिल कर सकते हो, अच्छे से स्टोर कर सकते हो, राइट। उनका स्ट्रक्चर ऐसे लीनियर टाइप नहीं होता। कभी देखा है कि आपने बहुत लंबा ऐसे सा बैग उठाया हो? नहीं, आपका बैग जो होता है उसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, तो दैट आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको? उस सामान को फिल कर सको उसके अंदर, तो उसके अंदर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है, लेंथ के कंपैरिजन, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा, डन है, ठीक है, हाँ जी डन है, ओके। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 9।
तो क्या क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ हीलिंग इज व्हाट, पहले नंबर पे बॉडी अपने आप को हील करने के लिए क्या करती है, फर्स्ट उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। आप देखिए कहीं पे मान लो आपकी चोट लग जाए, वहां पे बहुत स्वेलिंग आ जाती है, क्यों हो जाती है, सो दैट जो स्वेलिंग आ गई, सो दैट हमारा वहां पे, और वहां पे रेडनेस आ जाती है। देखा होगा आपने जब भी आपकी चोट लगती है, क्यों, क्योंकि ब्लड का फ्लो वहां पे बहुत जल्दी क्या हो जाए, सो दैट ब्लड का फ्लो वहां पे बढ़ जाए। ठीक है, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वहां पे जल्दी से जल्दी क्या आएंगे, हमारे इम्यून सेल्स वहां पे रश कर जाएंगे, भाग कर आएंगे, वहां पे फटाफट आ जाएंगे। ठीक है, जहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, सो दैट जल्दी जल्दी क्या किया जाए, उस टिश्यू को, उन सेल्स को क्या किया जाए, रिपेयर किया जाए। ठीक है, तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी अपने आप को हील करती है, किसके थ्रू, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग के थ्रू, जो हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आती है, दैट इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ हीलिंग। ठीक है, ओके ओके, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ए सेल, सेल क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर कीजिए, आपका किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, व्हाट इज ए सेल, बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर, देखो पहला है द स्मॉलेस्ट एंड एडवांस्ड यूनिट, नहीं एडवांस तो नहीं है। ठीक है भाई, मतलब हर सेल एडवांस होने लगी फिर तो हम बहुत सुपर एडवांस हो जाएंगे। स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट सेकंड, लार्जेस्ट एंड बेसिक, लार्जेस्ट तो नहीं हो सकती, सेल का स्ट्रक्चर तो बहुत छोटा होता है, लार्जेस्ट एंड एडवांस नहीं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट। सबसे छोटी कोई चीज है हमारे अंदर, यूनिट है, तो वो क्या है हमारा, हमारी सेल ही है। सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। यहाँ पे एक चार्ट को समझिए स्टूडेंट, सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। जब दो सेल्स या दो से ज्यादा सेल्स आपस में जुड़ जाती, कनेक्ट हो जाती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। सेल क्या, एक सिंगल सेल। ठीक है, और टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। जैसे कि हमारा आई, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आई टिश्यूज प्रेजेंट है, हमारा स्टमक, हमारी नोज, ठीक है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो हर एक ऑर्गन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड किससे बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो प्लीज नोट डाउन, अपनी अपनी बुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, नोटबुक में, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो मैं इसको क्लियरली थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ, देखो देखिए, हमारी जो सेल है, प्लीज नोट डाउन, सेल जो है मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू। जब टू और मोर सेल्स आर ज्वाइंट इट कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑब्वियसली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं हमारा ऑर्गेनिज्म। सारा ऑर्गेनिज्म क्या बना हुआ है, सारे ऑर्गन के मिलने से ही बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ जी, तो आंसर हो गया हमारा बी, दैट इज स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट कीजिए, तो क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेगोसिटिक सेल्स। फेगोसिटिक सेल्स कौन सी होती, जब हमने पहला पहला लेक्चर पढ़ा था ना, तो उसमें मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, पहले 2 लेक्चर्स में आपको समझाया था। तो जब मैंने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात की थी, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि कितने टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं की, उनमें से एक टाइप है फेगोसिटिक सेल्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी फेगोसिटिक सेल्स हैं इसके अंदर से, तो कौन सी हैं, ऑप्शन कौन सा होगा, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, डी, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, दीज आर कॉल्ड फेगोसाइट्स। व्हाई, क्योंकि ये सेल को क्या कर देती है, किल कर देती है। अगर मान लो कोई सेल डैमेज हो जाए या फिर कोई पैथोजन आ जाए, सॉरी पैथोजन बोलेंगे हम यहाँ पे, मान लो कोई पैथोजन आ गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्ट कर दी, तो वो क्या करेगा, उस पैथोजन को एनगल्फ कर देगा, खा ही जाएगा, उसको मार के उसको खा ही लेगा। ठीक है, या फिर उसको किल कर देगा, अच्छे से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, न्यूट्रो, न्यूट्रो वर्ड से देखो, न्यूट्रलाइज मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जैसे हमारी आर्मी दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर देते ना, वैसे। मैक्रोफेजेस किल करके उसको एनगल्फ कर देते, खा ही जाते।
ठीक है, कि अभी तेरे को तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये फैगोसाइट का एग्जाम्पल है कौन सा, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफाज। ठीक है, ओके। अच्छा, मास्ट सेल, ये जो है ना, ये तीनों में मास्ट सेल का एग्जांपल दिए। मास्ट सेल के अंदर बहुत सारे हमारे ना इम्यून सिस्टम से रिलेटेड केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि साइटोकाइंस, हिस्टामिन। ठीक है, बहुत सारे हैं मास्ट सेल जो प्रोड्यूस करती हैं हमारे इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्स में। ठीक है, ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या होगा आंसर, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब जो सेल के लिए जो एनर्जी जनरेट करता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या खाते हो, फूड खाते हो, है ना। फिर वो फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर जाता है वो ब्लड के अंदर, और ब्लड से वो हर सेल में जाता है। और फिर क्या करती है, वहां पे क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है, जो फूड के थ्रू हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म जो रेडी हुई है, उसको भी हमारा सेल जो है उसको ब्रेक कर लेता है आगे, फर्दर उसको ब्रेक कर लेता है, मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को भी क्या कर लेता है आगे फर्दर उनकी ब्रेक डाउन कर लेता है। और फिर उससे क्या जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी जो है वो क्या है, एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की। ठीक है, ये जो एटीपी है ना स्टूडेंट, ये बनते हैं कब, जब हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बिल्कुल टूट जाता है। पहले ग्लूकोज जो है पायरुवेट में टूटता है, पायरुवेट फिर से ब्रेक करता है, ठीक है, CO2 और एनर्जी में। और वो एनर्जी जो होती है अल्टीमेट किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है, जिसे हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप बस कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ओके ओके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो प्लीज अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी, डन है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स व्हाट। ऐसी कौन सी ऑर्गेनली है जो प्रेजेंट है हमारे सेल के अंदर, जो पैकेजिंग का काम करती है, मॉडिफाइंग और ट्रांसपोर्ट करती है किसको, प्रोटीन और लिपिड्स जो हमारे सेल के अंदर बनते हैं। तो कौन करती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम पोस्ट मास्टर भी कहते हैं। पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, हमारे लेटर को पैक करते हैं, ठीक है, उसकी अच्छे से पैकेजिंग करता है और फिर क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है और फिर उसको डिलीवर कर देता है। सेम चीज गोल्जी ऑर्गेनली करती है। गोल्जी ऑर्गेनली जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो मेनली क्या करता है, जितना भी सेल के अंदर प्रोटीन बन रहा है, लिपिड्स बन रहे हैं, उनकी वो पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज सेल के अंदर ऐसी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए एक मीडियम चाहिए सेल को। ठीक है, तो वो मीडियम क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब आपने सेल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तब आपको वहां पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन समझ में आया होगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है मेनली हमारी बॉडी के अंदर। अपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स। अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट कंटेन ए सेल वॉल। सेल वॉल किस सेल में प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट सेल में होती है, बिल्कुल होती है। प्लांट सेल में एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्रेजेंट होती है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्रेजेंट होती है। तो किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। हमारे अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, हमारी सेल के सराउंड भी सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल का मेनली काम क्या होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसको, सेल को। ठीक है,
अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, ठीक है। सो दिस इज द मेम्ब्रेन एंड देन आउटर लेयर दैट इज सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन अभी देखा हमने, है ना, पीछे वाली स्लाइड्स में। और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, इसका आंसर करोगे आप मुझे, ठीक है, कमेंट के अंदर। ओके, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट। किस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते? तो किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड सेल्स भी बोलते हैं, ओल्डेस्ट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में? जो यूकैरियोटिक सेल्स है स्टूडेंट, वो एडवांस्ड टाइप सेल है, मतलब सेल जब इवोल्यूशन की, जब स्टार्टिंग में, जब लाइफ एग्जिस्टिंग में आई, तब जो सेल्स बनी उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और जो बाद में बनी, मतलब सेल जो इवोल्यूट कर करके, इवोल्यूशन समझते हो ना, कि जब चीजें अडेप्ट करती हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, कि जैसा इन्वायरमेंट है धीरे धीरे वो जो सेल है या फिर जो हमारा कोई भी एनिमल है, कोई भी बर्ड है, कुछ भी है, वो लिविंग क्रिएचर क्या करता है, अपने आप को अडेप्ट करता है न्यू इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसके हिसाब से उसके जीन्स या फिर सेल्स हैं वो भी अडेप्ट करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल है हमारी, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। बट जो यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारा डीएनए या फिर आरएनए क्या होता है, स्टोर होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, हमारा डीएनए ऐसे ही बिखरा पड़ा है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो दैट्स व्हाई न्यूक्लियस किसमें नहीं प्रेजेंट है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस का मेन काम है हमारी जेनेटिक मटेरियल को, जो भी सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स ने, उस मटेरियल को क्या करना, कोडिंग फॉर्म में इसके अंदर स्टोर करके रखना, ठीक है। इस जस्ट लाइक आवर ब्रेन, ब्रेन क्या करता है, पूरी बॉडी को कमांड देता है, ब्रेन का यही काम है, ठीक है। तो सेम चीज न्यूक्लियस है हमारे सेल का, जो क्या करता है, ब्रेन को ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। ओके, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? किसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, कौन सी ऑर्गेनल के अंदर? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम एक ऑर्गेनली होती है जो प्रेजेंट होती है हमारे सेल के अंदर, जिसका मेन काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, ठीक, उसके अंदर प्रोटीन्स बनते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इन न्यूरॉन रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन? अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, ठीक है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे पास हो रही है, तो देखिए इसके लिए, जैसे हमारा ये हमारी एक नर्व है, एक नर्व है, ठीक है। उसके साइड्स में क्या होते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स, इस तरीके का एक ब्रांचेस होते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी एक न्यूरॉन है। इन डेंड्राइट्स के साथ ही फर्दर हमारा नेक्स्ट जो हमारी नर्व सेल होगी, ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट नर्व सेल होगी उसका डेंड्राइट क्या होगा, जुड़ा होगा इस तरीके का। तो जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो इस सेल से इंफॉर्मेशन इस सेल में आनी है, तो वाया किसके थ्रू आएगी, डेंड्राइट्स के थ्रू आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, देखिए,
क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन, तो कौन सा होगा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मतलब जो न्यूरॉन के साइड में जो ब्रांचेस हैं जिससे दूसरी न्यूरॉन उसके साथ कनेक्ट कर सकती है, तो दैट इज डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ओके, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट लैक द एबिलिटी ऑफ डिवाइड, ऐसी कौन सी सेल है दैट डू नॉट लैक द एबिलिटी, जिनके अंदर एबिलिटी कभी खत्म नहीं होती डिवाइड करने के लिए, तो कौन सी सेल्स है ऐसी? आंसर कीजिए फटाफट। तो आंसर होगा हमारा स्किन सेल। क्यों? क्योंकि जो बाकी सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, उनकी लाइफ स्पेन कितना होता है? ओनली 100 to 120 डेज। वो इतने दिनों तक की क्या होती है? जिंदा रहती है। उसके बाद क्या हो जाती है? अपने आप उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, एक बार बन गई उसके बाद एक सेल फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं। हमारा बोन मैरो क्या करता रहता है? कंटिन्यू रेड ब्लड सेल्स को कंटिन्यू बनाता रहता है, सप्लाई करता रहता है, बना के सेल्स को देता रहा। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स है। मसल सेल, एक बार मसल सेल बन गया वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता आगे न्यू मसल्स के अंदर, नहीं। ठीक है, ना ही हमारी नर्व्स है। ठीक है, एक बार बन गई लाइफ टाइम बनी रहती है। ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स आफ्टर 120 डेज के बाद उनकी रिप्लेसमेंट कंटिन्यू रहती है। ठीक है, और न्यू रेड ब्लड सेल्स बनती रहती है हमारी बोन मैरो से। बट जो हमारी स्किन सेल्स, स्किन, मान लो आपकी स्किन है, मान लो वो स्किन के अंदर क्या हो गया? ऊपर से स्किन उतर गई, ठीक है, या कहीं पे स्किन पे कट लग गया, तो थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि वहां पे न्यू सेल्स, स्किन के सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्किन सेल है उसकी एबिलिटी है कि वो फर्दर क्या कर सकती है? डिवाइड कर सकती है, न्यू सेल्स को क्या कर सकती है? जनरेट कर सकती है, न्यू सेल्स को फॉर्म कर सकती है। ठीक है, so that's why skin cells which have the following cells do not lack, यहाँ पे do not lack जो कभी नहीं वो होती, खत्म नहीं होती उनकी एबिलिटी, उनके बारे में पूछा। यहाँ पे वर्ड जो आपको ध्यान देना है, do not lack। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाएंगे कि लैक हो सकते हैं, ठीक है, अकेला लैक ही पड़ जाएंगे, बट नहीं, दैट इज स्किन सेल्स। क्वेश्चन को थोड़ा आसान, थोड़ा आंसर बहुत ही आसान था बट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया उसने आंसर कर देना उसी टाइम पे, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। हाँ जी, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम करते हैं अपना लेक्चर ओवर। ठीक है, आज हमने बायोलॉजी के समझे मतलब 18 के करीब हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, एंड आई होप कि आपको बहुत सही लगे होंगे क्वेश्चंस, और आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो रही होगी इन आंसर्स, इन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आप इसी के साथ ऐसे ही आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, और अपनी जितनी भी स्टडी है उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखिए, ताकि आप यूपीएससी ईपीएफ के एग्जाम को क्लियर करके अच्छी पोस्ट पे चले जाए। ठीक है, और आप इसके बदले में हमें दी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।